जी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। अच्छा, but the larger reason and the reason why we are speaking with him is because he was one of the first reporters on ground on the 27th of February 2002 at that Signal Fata area where the Sabarmati Express was burned down by a Muslim mob of more than 1,000 people. आशीष जी, उस दिन का घटनाक्रम जरा आप बताइए and tell us what did you see that day? देखिए आनंद जी, उस दिन मैं चूंकि उस समय मैं जी न्यूज में था और हम लोगों की उस समय वीसेट सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग अपनी फीड भेजते थे। और काफी चूंकि अहमदाबाद ब्यूरो से थे तो काफी देर हो चुकी थी, लगभग रात में 3 साढ़े 3 बजे मुझे अपनी फीड भेजने का नंबर आया और मैं बहुत देर रात को जाकर सो पाया था। फिर मेरा जो एक मोबाइल नंबर था 9824010860, जो मुझे आज भी याद है, वो गुजरात में बहुत लोकप्रिय था। तो मेरे पास सुबह से लगातार उस पर फोन आ रहे थे। मैं समझा नहीं, बोले देखिए साहब, हम आप बताइए आके, यहाँ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम ये साबरमती ट्रेन से बोल रहे हैं, गोधरा में हम लोग हैं। तो मुझे फिर एकदम सडनली, मुझे एक दो बार जब कॉल आया, 2 बार आए, तो मुझे लगा कि मुझे जागना चाहिए। मैंने तुरंत जो है उस समय के तत्कालीन वहां पर गोधरा के एसपी को फोन लगाया। मैंने अपनी डायरी निकाल के, मोबाइल फोन में उस तरह के उतने फोन बुक में नहीं होते थे, मैंने उनको फोन लगाया। तो उन्होंने कहा कि मैं स्पॉट की ओर जा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे कलेक्टर को भी फोन करना चाहिए। उस समय तत्कालीन डीएम वहां की जयंती रवि है थी, उसको मैंने कॉल किया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं स्पॉट पे ही हूँ और यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो मुझे एकदम सडनली क्लिक हुआ और मैं तुरंत जो है, कुछ समझा उससे पहले मैंने तुरंत जो है, जो कि समय करीब 9 सवा 9 बज चुके थे, मैंने तुरंत ऑफिस फोन किया कि मेरे कैमरा पर्सन है क्या वहां पर। तो उन्होंने कहा, मेरे ड्राइवर ने कहा साहब अभी वो नहीं आए हैं। तो मैंने कैमरा पर्सन ड्राइवर से ही कहा कि चलो कैमरा लेके हम तुरंत जो है गोधरा की ओर रश करते हैं। मेरे अपने साथी श्री ब्रजेश कुमार सिंह, जो मेरे वरिष्ठ साथी थे, मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे घटनाक्रम में जो है मेरे पास आया। तो उन्होंने कहा मेरे मुझे भी ऐसी जानकारी लगी है। तो मैं तुरंत जो है गोधरा की ओर रश किया मैंने वहां पर। और उस दिन मैंने, चूंकि तत्काल रास्ते में ही अपने गोधरा के जो जो संवाददाता हमारे स्ट्रिंगर्स जो हैं, उनको फोन लगाया, मेरे अपने स्ट्रिंगर को फोन लगाया, उससे मुझसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई। दूसरे स्ट्रिंगर्स को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। क्योंकि ये कहें कि दुर्भाग्य से जो गोधरा के जो सारे संवाददाता थे, वो एक कोई कार्यक्रम कवर करने के लिए कहीं इंटीरियर में गए थे गोधरा से। तो उस समय गोधरा में कोई भी जो है, किसी भी एक तरह से कहें तो पत्रकार, वहां के जो स्थानीय पत्रकार है, वो गोधरा में नहीं थे। इसलिए मैं जैसे वहां एक तरीके से, और ये पूरा घटनाक्रम जो मुझे छोटी सी जानकारी मिली, मैंने तत्काल जो है अपने असाइनमेंट डेस्क को बताया और गोधरा की ओर रवाना हुआ। मैंने देखा कि मैं सबसे पहले बार वहां पर पहुंचा और वहां पर घटना स्थल पर मैंने जाके देखा कि जो दृश्य वहां पर देखा वो मुझे आज भी याद आता है। क्योंकि जो A6 डब्बा था, उसमें ये जो यात्री थे, वो एक तरफ जो है उनकी शव जो बिल्कुल एक तरीके से मांस के लोथड़े में तब्दील हो चुके थे, वो मुझे एक तरफ जो है इकट्ठे दिखाई दिए। और इतना विभत्स रस था कि मैं जैसे डब्बे में चढ़ा, मैं तुरंत उल्टी करते वापस, मैंने ऐसा लगा उल्टी हो गई, और मुझे उल्टी हो गई। दूसरी बार भी फिर मैंने कोशिश की, फिर वो दृश्य मैं नहीं देख पा रहा था। मेरे कैमरा पर्सन को मैंने कहा कि अब चूंकि शूट करना था, हमें पता था कि हम फुटेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा, वो भी जो है उसकी भी स्थिति ऐसी ही थी, और वो मुंह में किसी तरह से रुमाल ढक के जो है वो उसने शूट किया। फिर मैंने कहा कि आप कुछ इस तरह के दृश्य मत कीजिए। और वहां पर मैंने स्पॉट पर उस समय वहां के तत्कालीन जो वडोदरा रेल डिवीजन के एडीआरएम धर्मपाल थे, उनसे स्पॉट पे बात की। वहां के आरपीएफ के तत्कालीन जो वहां के थाना प्रभारी थे, वो अगर कहें तो बाय रिलीजन वो क्रिश्चियन थे, उनसे बात की। उन्होंने पूरा घटनाक्रम मुझे ऑन कैमरा बताया कि कुछ ऐसा ऐसा था। मैं घर पर था, मैंने आवाज सुनी, और हमारे 2 कांस्टेबल, एक मिस्टर यादव और मिस्टर पांडे, वो स्पॉट पर थे। और उन्होंने कहा किस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को जो है देखा है, और उसको किसी तरीके से उन्होंने उस वहां जो मॉब इकट्ठा हुआ था जिसने अटैक किया था, उसको तितर बितर करने का काम उन्होंने किया था। आनंद जी। तो घटनाक्रम क्या था? आप कितने बजे वहां पहुंचे? आपने कहा कि इस तरह से आपने एक विभत्स दृश्य वहां देखा, तो हुआ क्या था एक्चुअल घटनाक्रम जो पहले आपको बताया गया और बाद में जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया गया, उसमें कितना अंतर है? देखिए आनंद जी, जो मैंने वहां पर पता किया तो मुझे पता चला कि जो गाड़ी लगभग 2-3 बजे आना था, गोधरा का जो शेड्यूल टाइम था साबरमती एक्सप्रेस का, जो कि उस समय मुजफ्फरपुर से चलकर अहमदाबाद की ओर आती थी, लेकिन उस दिन करीब 4.5 घंटे देरी से गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। वहां कुछ इन लोगों का कुछ देर तक वो रही, फिर वो गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी।
तो जैसे आगे मतलब टूवर्ड्स वडोदरा की ओर जब वो जा रही थी, तो वहीं पर उसको फिर चेन पुल हुआ। और वहां पर जो बात आती है कि वो सिंगल फलिया बोलते हैं उसको, है वो सिग्नल के आसपास रहने वाली एक बस्ती है। तो वो सिंगल फलिया, लेकिन अपभ्रंश हो गया उसका सिंगल फलिया। और उस फलिये के वहां पर वो एक तरीके से आउटर के पास में बसी हुई, क्योंकि रेलवे सिग्नल के पास वो बस्ती बसी हुई है। तो वहां पर वो चेन पुल करने से रुकी। वहां पर जो है लोगों ने, मॉब ने अटैक किया उसके ऊपर, खूब पत्थरबाजी हुई। और चूंकि वहां आसपास झाड़ियां भी थी, और काफी जो है लोग मतलब किनारे पर ना, पटरी के आसपास आना आसान नहीं था। लेकिन वहां पर खूब उन लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। और ये जो खास बात ये कि जो A6 डिब्बा है, वो एक जो पगडंडी सिंगल फलिया से रेलवे ट्रैक की ओर आती थी, उस वो ठीक उस पगडंडी के सामने ही दुर्भाग्य से कहें तो S6 डब्बा वहां उसके आके रुका। और वहां पर इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई, जो उस समय के जो यात्री थे, जो अन्य जो डब्बों के यात्री, उन्होंने बताया कि खूब ज्यादा पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी के इतना ज्यादा हुई कि उन लोगों को एक तरफ बचने के लिए एक तरफ आ गए, इकट्ठे हुए। कुछ लोग उस डब्बे के अंदर, जो बता दो समय की 100 सवा 100 लोग उस डब्बे के अंदर थे, S6 डिब्बे के अंदर, जो कि एक स्लीपर कोच था। कुछ तो इधर उधर निकल गए, कुछ दूसरी तरफ से कूदने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जो लोग किसी तरह बच गए, और उस बीच क्या हुआ कि जो उनका कहना था कि कुछ 5-7 लोग आए और वो डब्बे में अंदर घुस गए, और उन्हें एक तरफ से उसके अंदर पेट्रोल और एसिड डाल दिया। और वो जो जब एक तरीके से पेट्रोल बहा, फिर उन्होंने अंदर से ही जो है उसमें आग लगा दी। तो ये लोग जो है, कुछ लोग तो सौभाग्य से उसमें से कुछ कूदने में सफल हो गए, कुछ दूसरे डब्बे की ओर चले गए। लेकिन जो लोग रह गए उनमें कुछ महिलाएं, बच्चे, पुरुष, मतलब लगभग 59 लोग जो है वो ऑन द स्पॉट उस डब्बे में ही खत्म हो गए। और जो लोग भागने की कोशिश की, उनके साथ भी मारपीट हुई, लेकिन वो एक तरीके से कहे तो उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन उनकी जान नहीं गई। एक ये पूरा घटनाक्रम एक तरह से कहें तो, ये A6 डिब्बा, ये दुर्भाग्य रहे इसके लोग कि जो गांव, जो फलिये से आने वाली जो आबादी है, वहां से आने वाली पगडंडी के ठीक मुहाने पर आ गया। और वो आने के जो सीधे लोग आए, वो सीधे उस पर उन्होंने अटैक किया। तो ये एक पूरा घटनाक्रम हुआ था। और जैसे मैंने कहा कि इस पूरी भीड़ को, जो मॉब आया था, जिस मॉब ने पत्थरबाजी की, उन लोगों को भगाने के लिए, जो उस समय मुझे आज अच्छी तरह याद है कि जो RPF के जो इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा था कि हमारे जो ऑन ड्यूटी जो कांस्टेबल थे यादव, और उन्होंने, और मुझे ये भी बताया था उस समय कि हमने इसमें फायरिंग भी की थी। और एक कांस्टेबल का तो कहना था कि मेरी एक फायरिंग से, जो मैंने जो फायर किया है, उससे मुझे लगता है कि एक मारा भी गया था जो आक्रमणकारी थे उसमें से। तो ये पूरा घटनाक्रम मुझे अच्छी तरह याद है। और मुझे लगता है कि उस समय, क्योंकि मोबाइल इस तरह के कैमरे वाले मोबाइल नहीं थे, और ना सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो ऑन कैमरा हमने जो बाइट ली थी वही थी। और मैं उस समय, मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे घटनाक्रम के बारे में उस समय के जो ADRM धर्मपाल थे, उन्होंने ऑन कैमरा कहा था। जो RPF के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पूरा घटनाक्रम को बयां किया था। और उनका तो कहना था कि पूरा एक तरीके से उस समय एक अनाउंसमेंट हो रहा था, और वो वहां से उनको निर्देश दिए जा रहे थे कि आप ऐसा कीजिए। तो ये उस समय का मुझे जो पूरा घटनाक्रम ध्यान है, और मुझे पता है क्योंकि ये जो पूरा सिग्नल फलिया जो है, पूरा इलाका जो है, ये वैसे भी एक इसका आपराधिक इतिहास रहा है। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं थी। आपको ये, आनंद जी, बताना चाहूंगा कि गोधरा में सबसे लंबे समय तक कर्फ्यू रहा है पहले भी। और ये जो सिग्नल फलिया के लोग हैं, ये भले ही एक धर्म विशेष के लोग हैं, लेकिन इनका जो काम रहा था वो ज्यादातर रेलवे की कोयला चोरी करना। जो रेलवे की गुड्स ट्रेन होती हैं, उनमें जो सामान जाता है, खासकर कोयला है, तो जैसे गाड़ी के सिग्नल पे रुकी और ये तुरंत ऊपर चढ़कर जो खुली कंटेनर होते हैं रेलवे के, मालगाड़ी के डिब्बे, उससे जो कोयला चोरी करने का काम, यानी लगातार ये इस इलाके में रहने वाले लोग जो है, ये एक आपराधिक मानसिकता के भी ज्यादातर लोग थे, जो इस तरीके से खासकर रेलवे में अपराधों को अंजाम देते। तो वहां पर अधिकांश तो घाची मुस्लिम रहते थे, ये कहा जाता है। और ये मॉब भी अधिकांश पूरा मुस्लिम समुदाय का था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उनको, तो क्या आपके पास इतने तथ्य सामने दिख रहे थे कि ये S6 को ही क्यों चुना गया पगडंडी के अलावा? क्या ये बात थी कि इसके अंदर से फैजाबाद, अयोध्या का कोटा था, कारसेवक थे, किसी ने इनको इशारा किया कि इसी कोच को टारगेट करो? किस तरह के इंस्ट्रक्शंस थे? और फिर जब ये घटनाक्रम सामने से दिख रहा था कि किसी ने अंदर जा करके आग अंदर से लगाई, बाहर से पत्थर मारे, अंदर से आग लगाकर इनको जिंदा जला दिया, कई लोगों ने इसको झुठलाने की कोशिश की। क्या आप पर भी कभी ऐसा कुछ प्रेशर आया कि यार, जो मैंने देखा और जो मुझसे कहा जा रहा है या जो फैलाया जा रहा है,
इसमें तो बहुत डिफरेंस है। देखिए आनंद जी, चूंकि मैं उस समय मैंने आपसे कहा कि प्राइमा फेसी हमें भी कल्पना नहीं थी कि बाद में इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग मोड़ दिया जाएगा, एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास जो है अफसोस है कि कुछ हमारी अपनी मीडिया के भी लोग करेंगे और बाकी जो एनजीओ हैं और जो बाकी पूरे इंटरनेशनल जो पूरा एक रैकेट है वो इसको कोशिश करेगा। लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा सबसे ऑन द स्पॉट, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उस समय बताया कि न सिर्फ S6 में ही नहीं, जो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे लोग हैं, वो बाकी अन्य डिब्बों में भी थे, S5 में भी थे, S7 में भी थे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये उनका दुर्भाग्य था कि ये S6 डिब्बा जो है वो एक तरीके से कर्व में, मतलब वहाँ थोड़ा टर्न लेता है गोधरा रेलवे स्टेशन से जब बड़ोदरा की तरफ बढ़ते हैं, तो जो आउटर है, जो सिग्नल आता है वहां के बीच में, तो वो एक बस्ती से आने वाली पगडंडी उसके ठीक सामने आ रही थी। तो ये उनका दुर्भाग्य था कि चूंकि उनके लिए वो जो मॉब आया वो उस पगडंडी से आया और उनको जो सामने दिखा सबसे पहले उन्होंने S6 पे अटैक किया। अगर ऐसा ही ये डिब्बा S7 आके रुकता तो शायद उसपे भी अटैक हो सकता था, S5 भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे ये जो कार सेवा करने वाले जो याद थे बीएचपी के कार्यकर्ता, ये उसमें भी सवार थे, S5 में भी थे, S7 में भी थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकेले S6 में थे। तो ये दुर्भाग्य था कि ये कर्म में उस पगडंडी के ठीक सामने आया। और दूसरी बात आपने जो कहा कि अनाउंसमेंट की जो बात आ रही है, तो उसमें एक मौलाना उमर जी का नाम भी मतलब उस समय तो नहीं आया था, क्योंकि उस समय जो अन्य जो मेरी प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई थी, क्योंकि वो लोग एक बाहर के यात्री थे, उनको नहीं पता था कि कौन लोग हैं क्या है, उन्होंने तो पहचाना नहीं। हाँ, उन्होंने इतना कहा कि हाँ इस तरह की कोई घटना वहां बाहर से हमें आवाज सुनाई दे रही थी और मॉब आया था और जिस तरीके से बड़ी संख्या में मॉब था, तो उनको वो चूंकि वो बाहर के लोग थे तो वो पहचान तो नहीं सकते थे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि उस समय जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैंने खुद मैं अपने घर में नहा रहा था, मैं उस समय अपने घर पर था, उस समय मैंने अपनी ये आवाजें सुनी थी, क्योंकि वो रेलवे के अपने ही स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। ये खुद उन्होंने ऑन कैमरा मुझे उस समय स्वीकार किया था और कहा कि चूंकि मैं भी तुरंत जो है अपने घर से फिर जब ये सुना सारा सब कुछ, तो मैं स्टेशन पर अपने पुलिस स्टेशन जो आरपीएफ का पुलिस स्टेशन उसकी तरफ मैंने भी रश किया। तो ये उन्होंने उस समय कहा था। और जिससे बात बाद आए भी है कि मौलाना उमर जी का जो है उनके बारे में उनका नाम भी आया था, तो उनके ऊपर आरोप भी था कि उन्होंने भीड़ को जो है मोबिलाइज किया और उन्होंने उसके लिए फंडिंग भी की थी। तो ये सारी बातें बाद में सामने आई हैं। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा है कि बाद में पूरी दुनिया का जो ध्यान है, क्योंकि 27 फरवरी के बाद 28 फरवरी को इसके विरोध में, गोधरा के विरोध में पूरा गुजरात बंद का कॉल किया गया। और उसके बाद आपको पता ही है पूरे इंसिडेंट हुए जो, तो सारा जो ध्यान जो है वो गोधरा बाद के इंसिडेंट पर पूरी दुनिया का चला। लेकिन जो मूल जिसके कारण ये हुआ, यानी जो इस पूरे घटनाक्रम जो बाद में हम कहते हैं पोस्ट गोधरा, जिसके कारण हुआ, जो जो इन लोगों का हम कहें कि विदेशी ताकतों का भी और जो सबका मकसद था कि पूरे देश का ध्यान, वो अकेले गोधरा गुजरात का ही नहीं, पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, एक तरीके से देश में कम्युनल टेंस का जो है वातावरण तैयार किया जाए, उनका ये मोटिव था। और मुझे लगता है कि उस मोटिव में सफल हुए। लेकिन जो मूल जिसके कारण से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई, उसको बाद में एक तरीके से दुर्घटना के तौर पर जो है प्रचारित करने का प्रयास किया गया और ये बताया गया कि देखिए स्ट्रोक के कारण हुआ। कहीं किसी ने कहा कि किसी लड़की के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, उसके विरोध में लोगों ने वहां जो है नाराजगी जाहिर की, और ये सारा यानी एक गलत दिशा में इसको पूरा ले जाने का प्रयास जो है मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, और एक तरीके से पूरी सोसाइटी के एक सेक्शन द्वारा ये प्रयास किया गया कि इसको एक जो जो मूल कारण था उसमें जाने के बजाय लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जो है खींचा जाए। आनंद जी। साबरमती रिपोर्ट जो हाल में पिक्चर आई है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लैंग्वेज जर्नलिस्ट हैं उनकी बात को दबा करके जो इंग्लिश लैंग्वेज या जो एलीट जर्नलिज्म की बात होती है, उन्होंने नैरेटिव को घुमाने की कोशिश की और उन्होंने कहा देखो हमें पता है खबर क्या होती है, तुमको नहीं पता। ये कभी आपने खुद फेस किया है? क्या ऐसा हुआ था? देखिए आनंद जी, इससे ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि हम तो लुटियंस, जो आप कहते हैं, आप लुटियंस जोन में भी वहां भी पत्रकारिता की हमने, और हमने ग्रास रूट पे भी पत्रकारिता की। हम तो जो है गुजरात में भी रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भी पत्रकारिता की, और जो हमारे रूट्स हैं वो बहुत छोटी जगह से। तो कई बार जो खबरों की जो नैरेटिव को लेकर बात आती है कि खबरों को कि आप क्या जानते खबर, हम चूंकि मैंने आपको ये बात ये कह सकता हूं
कि गोधरा को ही न केवल सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया, गोधरा बाद के जो इंसिडेंट है, चाहे वो गुलबर्ग सोसाइटी हो, चाहे नरोड़ा पाटिया हो, चाहे सरदारपुरा हो, हर जगह जो मैंने गोधरा गोधरा बाद हर जगह मैंने पहले जाके स्पॉट पर रिपोर्टिंग की। तो मैं उस दोनों को समझता हूं कि जो भी कुछ हुआ, देखिए गोधरा के बाद जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ, और गोधरा में जो हुआ उसको भी मानना चाहिए कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई उसको भी स्वीकार करना चाहिए। मतलब अगर बाद में गलत हुआ तो जो जिसके कारण हुआ हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप भी जो कह रहे हैं कि बिल्कुल, कि कई बार ये जिस तरह का नैरेटिव जो है, हम दिल्ली में बैठ के जो लुटियन जोन में बैठ के वो जिस तरह का हम कहते हैं खान मार्केट गेम, जिसको प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं उनके लिए लगता है कि ये जो चीजें हैं वो गलत है। और मतलब खबरों के लेकर, जो सिलेक्शन को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सिलेक्टिव होते हैं, वो जो है वो दर्द जो है आज भी मुझे है। और मुझे हमेशा इस बात का दर्द रहता है कि मैं इतने लंबे समय तक मीडिया में मैंने काम किया और अभी भी लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। तो कई बार ये जो गोधरा का सच जो मैंने अपनी नजरों से देखा था, वो आज 22.5 साल बाद, अब कम सही लेकिन धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। तो मुझे इस बात का संतोष है कि कम से कम आज कोई एक बड़ा सत्य जो है वो दुनिया के सामने आया है। हालांकि अभी भी मुझे इस बात का मलाल है कि भी कई सारे लोग जो वास्तव में गोधरा के दोषी हैं, उनको अभी तक सजा नहीं मिली है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2025 में इसका फिर से हियरिंग शुरू होने वाली है, तो एक फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा, तो वास्तव में दोषी लोगों को जो सजा मिलेगी, तब मुझे लगेगा मुझे वास्तव में मेरा जो मैंने जो काम किया था, वो एक तरीके से जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, और उसमें वास्तव जो पीड़ित लोगों को है न्याय अब मिल पाया है। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन्होंने सब कल एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इसको देखा, गुरुवार मंगलवार को देखा इसको, और वो काफी भावुक हो गए थे। आप मुझे ये बताइए, उस वक्त अक्टूबर में शायद 2001 में नरेंद्र मोदी जी सीएम बने थे, और 2-3 दिन पहले ही, गोधरा कांड के 2-3 दिन पहले ही, जहां तक मुझे मेमोरी है, वो एमएलए चुनकर आए थे। और उस वक्त कुछ वहां पर विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था। तो अभी के पीएम और उस वक्त के सीएम की क्या वहां पर, कब वह वहां पहुंचे और उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने वहां वो दृश्य देखा? बिल्कुल आनंद जी, हम बात आपने जैसे कहा कि वो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे, और जनवरी 2002 में वो राजकोट 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक निर्वाचित हुए थे। और 27 फरवरी 2002 को ही गुजरात के जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनका पहला बजट उन्होंने उनकी सरकार ने रखा था। तो ये उनके मुख्यमंत्री काल का पहला बजट था। उसी दिन 27 फरवरी 2002 को ही उनकी सरकार ने अपना बजट रखा था। और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं वहां पर पहुंच गया था, और उस बाद में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो समय तक वहां के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वह भी वहां पहुंचे थे, और मैं स्पॉट पर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पर कुछ लोगों ने, जो अन्य ट्रेन के यात्री हैं, उन्होंने उनसे गुजराती में भी कहा कि साहब ये कैसे हो गया, आपके शासन में कैसे जो है वो हिंदू मारे गए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पूरे स्पॉट पर मैंने भीड़ को थोड़ा सा तितर बितर भी उस समय किया था, क्योंकि उस समय टेलीविजन जर्नलिस्ट के लिए बड़ा सम्मान हुआ करता था। मैंने उन लोगों का हटी हटी आप हटी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रधानमंत्री जी की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने कोई कोई रिएक्शन उस समय नहीं दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कुछ नहीं बोला था। वो पूरी चीजों को, पूरे घटना स्थल को उन्होंने बहुत बारीकी से मुआयना किया था, बहुत बारीकी देख रहे थे, और उस समय उन्होंने कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मतलब मुझे उनके अंदर एक आंख के अंदर जो है गुस्सा दिखाई दे रहा था उनके अंदर, और वो बहुत एक तरह भावुक थे उनके अंदर। उनकी जो पीड़ा जो है उस समय, मतलब मैं समझने का मैंने प्रयास किया कि उनके अंदर क्या एक तरीके से एक ज्वार उठा हुआ था। और फिर वो उस पूरे घटनाक्रम के बाद, वहां से घटनास्थल से आने के बाद, वो वहां के कलेक्टर ऑफिस भी गए, डीएम ऑफिस में। वहां पर उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की, डीएम कलेक्टर के साथ, एसपी के साथ अलग से मीटिंग भी की, वहां पे रहे। तो वो एक गुस्सा उनका समझ में आता था, क्योंकि उनको एक दर्द, जो मुझे लगता है कि हमें इतनी बड़ी पीड़ा है, उस पीड़ा को उन्होंने एक तरीके से बयां नहीं होने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता था कि किस तरीके से वो, उनको बुरा लग रहा था कि एक उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, और एक उनके कार्यकाल के बाद एक पहला घटनाक्रम हुआ। और कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस समय बहुत उससे अपने आप को जोड़ रहे थे, बहुत कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो इस पूरे हिंदुत्व आंदोलन के एक तरीके से पोस्टर बॉय भी रहे हैं। उन पूरे एक उनकी ये समझ में आता था कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने परिवार के लोगों को उन्होंने खोया है, उस 59 लोगों को जो खोया था। तो ये दर्द उनके समझ में आ सकता था। उसके बाद जो पूरे घटनाक्रम हुआ है,
और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बार बार, मैं पूरे चूंकि गोधरा के बाद भी लगातार जो घटनाक्रम हुए उससे भी उनका दर्द समझा सकता है, और जो बाद में जो उनको भी बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात की बार बार बात आती है, तो जैसे मैंने कहा कि गोधरा में सबसे लंबा कर्फ्यू रहा था, गोधरा का भी अपना एक संवेदनशील इतिहास रहा है, वैसे ही हम गुजरात की भी बात करें, लोग भूल जाते हैं कि अहमदाबाद का एक कम्युनल हिस्ट्री रही है। गुजरात में बहुत अरसे से है सांप्रदायिक दंगे होते रहे थे। और एक अच्छी बात ये कि ठीक अगर हम बात करें तो 28 फरवरी और उसके जो 27 फरवरी के बाद गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन उसके बाद जब तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, फिर कभी कोई सांप्रदायिक हिंसा जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने राज्य में कार्यकाल में अपने राज्य में नहीं होने दी, और लगातार आप तब से देखते हैं गुजरात शांत है। नहीं तो ये गुजरात में अहमदाबाद में हर बार लगभग जगन्नाथ यात्रा जुलाई में होती थी, हर बार कहीं ना कहीं कम्युनल टेंस जो है, जो वातावरण जो है बिगड़ता था, टेंस होता था। ये इतिहास रहा है गुजरात का। अब हम 85 में माधव सिंह सोलंकी के जमाने की बात करें तो तब भी बहुत दंगे हुए लगातार लंबे समय तक गुजरात में, और ये लगातार दंगों का इतिहास रहा है गुजरात के अंदर। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये 27 फरवरी की जो एक घटना है, उसके बाद जो जो कुछ रिएक्शन में जो कुछ हुआ गुजरात में, उसके बाद से आज तक गुजरात में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कमिटमेंट को दिखाती है कि उन्होंने इस पर एक सख्ती से जो है अंकुश लगाया गुजरात के अंदर, और आज कह सकते हैं कि गुजरात एक तरीके से जो कभी सांप्रदायिक दंगों का एक प्रमुख सेंटर रहा था अहमदाबाद, आज वो पूरी तरह से एक शांत शहर के तौर पर हम उसको पहचानते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि सीएम ने ही ये करवाया, गोधरा को अंजाम इसलिए दिया ताकि पोस्ट गोधरा भी हो सके। और कहा जाता है इसलिए कहीं ना कहीं इनको मौत का सौदागर कहा गया। उसके बाद की पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की बात कही गई। तो कभी ऐसा लगा कि शायद इनका रोल इसमें हो सकता है? जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ इन्होंने ही कहा है, इनको सब पता था, ये तो सीएम है, इनको सब पता था, उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको नासमझ कहूंगा, और सिर्फ अगर आप कहें कि तो मौत के सौदागर, तो वो सिर्फ वोट के सौदागर है, भावनाओं को भड़काने का काम करने वाले लोग हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो इतना संवेदनशील हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी इस तरह का विचार भी किया हो। और ये सारी बात उसके बाद पूरी सारी इन्वेस्टिगेशन में साफ हो चुका है कि किसकी क्या भूमिका थी। वो गुजरात सरकार की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है कि किस तरीके से अमन गेस्ट हाउस में बैठकर योजनाएं बनाई गई, किस तरीके से कश्मीर से भी लोग आए, किस तरीके से उनका पाकिस्तान से ट्रंक कॉल के माध्यम उनका कनेक्शन भी साबित हुआ है। और गुजरात पुलिस की जो सारी इन्वेस्टिगेशन है उसको अंजाम देने वाले न केवल हिंदू पुलिस ऑफिसर, उसमें नोएल परमार जैसे क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर, कुछ मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि जहां जिनके के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कुछ कश्मीरियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले, तो उनको एक तरीके से क्लीन चिट भी दी गई, उनको उनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई। और पूरी इन्वेस्टिगेशन को, गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी 2008 में, एसआईटी गठित की थी, उसमें आर के राघवन जी थे, डॉक्टर सतपति थे, जैसे बड़े बड़े जो पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, उनकी एसआईटी ने भी गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ठीक माना और कहा कि बिल्कुल ठीक दिशा में जांच हुई, कहीं कोई संदेह उनकी जांच पर नहीं किया। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ। और तो और आप अगर हम जो ये आरोप लगाते हैं उनको, जाबिर बिन यामीन बेहरा की जो सेक्शन 164 के तहत उनका जो उसका खुली अदालत के अंदर जो एक कबूलनामा रहा, उसको भी सुनना चाहिए कि यहाँ ये गलती हुई हमसे, उसने रोते रोते एडमिट किया। यानी कोई बिना किसी दबाव के, और आज इतना लंबा समय बीत चुका है, अगर किसी पे कोई दबाव होता, उसके 2004 में केंद्र में सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी, उसके में अगर कोई दबाव होता तो शायद मुझे लगता है कोई आरोपी अपने आप को ये स्वीकारता नहीं। उन्होंने माना कि हाँ हमसे ये हुआ है, हम सब लोगों ने इस तरह की अंजाम दिया है। और उसके बाद पूरी लोअर कोर्ट से हम स्पेशल कोर्ट हो और हाई कोर्ट तक, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसे मामला, लेकिन ये सारी कोर्ट्स ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन को ठीक माना है। सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आपको ये पता है कि इसको इस तरीके से झुटलाने के लिए, एक्सीडेंट साबित करने के लिए 2004 में लालू प्रसाद यादव जी ने, क्योंकि जबकि नानावटी शाह कमीशन आयोग जांच कर रहा था, फिर भी जो है यूसी बनर्जी कमीशन रेलवे की ओर से अलग से बनाने की प्रयास किया। हालांकि वो एक तरीके से कहें तो बाद में उसको ठीक जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में, चूंकि एक मामले की जांच एक आयोग कर रहा है तो दूसरा आयोग दूसरे आयोग का गठन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उसको गुजरात हाईकोर्ट ने कैश कर दिया, कहा कि नहीं आप यह आयोग जो है उसको भंग कर दिया। तो प्रयास लगातार यही हुए, ये बताने की कोशिश की गई कि ये
जो है ये एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर जो है इसको हाथ से एक तरीके से, तो ये उल्टी कंस्पिरेसी आप कहते हैं, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगाते, तो ये लोग मतलब ये वैसा ही काम है कि आप जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये सारी सिर्फ तरीके सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी या पूरे संघ परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन आज दुनिया के सामने पूरी तरह से सच सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अभी भी अगर आप उसको एक तरीके से मानने को तैयार हैं, तो यही बात है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह आप जो पूरी तरीके से आप रेत में आप अपना मुंह छुपा के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति है। ये वैसा ही काम है जो आप लगातार जो पूरा एक नैरेटिव जो है गढ़ने का काम आज भी कुछ लोग ये करते हैं कि हम जो भी कुछ, अभी आप बांग्लादेश को देखकर देखें, लगातार हिंसा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आप गाजा पे इशू खड़ा करते हैं, जरा सा एक व्यक्ति होता है, लेकिन इतना बांग्लादेश में हिंदुओं पर आज इतना अत्याचार हो रहा है, इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन आप सब लोग पूरे सारे एनजीओज हैं, ये पूरी सो कॉल्ड जो मानवाधिकार संगठन है, उनके मुंह पर दही जमा हुआ है। ये तो पूरा आप खुद समझ रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने अब धीरे धीरे हम आम आदमी को भी समझ में आने लगा है कि किस तरह के ये लोग जो हैं पूरे सिस्टम पर हावी हैं। ये जो खान मार्केट गैंग है, ये जो लुटियंस जोन की जो पूरी गैंग, लुटियंस मार्केट गैंग जो है, ये पूरी तरह से पूरे सिस्टम पर हावी है। आज भले ही वो शासन में नहीं है, लेकिन सिस्टम एक तरीके से कहें तो वही रूल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ऐसा भी एक वरिष्ठ नेता ने कहा हाल ही में। साबरमती रिपोर्ट के से जुड़ती हुई ये बात थी। प्रोफेसर आशीष जोशी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात नमस्ते। करके। नमस्ते।